नमस्कार बच्चों। हम पिछली तासिका में मन ये जो पूरक पठन पद्य था विकास परिहार जी का लिखित, यह हम पढ़ रहे थे। उसमें से पहले 4 पंक्तियों का हमने अध्ययन किया था। 3 पंक्तियों की ये जो नई विधा के बारे में हमने जानकारी ली थी कि जापानी लोकप्रिय काव्य है, हाइकू पर आधारित यह काव्य है। तो बच्चों चलो इसके ऊपर ज़्यादा न चर्चा करते हुए विश्व की सबसे छोटी कविता जो है हाइकू, इसके बारे में आज हम अध्ययन करते हैं। तो देखो बच्चों, कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। ठीक है, सबसे पहले इन 3 पंक्तियों के बारे में आज हम जानकारी लेंगे। तो कवि ने विभिन्न अनुभवों को अपने साथ साझा किया है। तो कवि यहाँ क्या कहना चाहते हैं? कवि यहाँ कहना चाहते हैं कि गुलाब का फूल कांटों के बीच में भी हंसता है। गुलाब का जो फूल है वो कांटों के बीच में भी हंसता है, खिलखिलाता है। ठीक है, वह हमें हर पल प्रेरणा देता है। कौन सी प्रेरणा देता है? कि चाहे जीवन जीते वक्त कितनी भी परेशानियां क्यों ना आए, हमें उन परेशानियों से घबराए बिना अपना काम करते जाना है। यही संदेश इन 3 पंक्तियों में कवि ने हमें बताया है, विकास परिहार जी ने। मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया था बच्चों कि विकास परिहार जी ने अपने जीवन के विभिन्न अनुभवों को हाइकू के माध्यम से हमें सिखाया है। और मैंने पहले ही बता दिया था कि पंक्तियाँ छोटी भी होगी। ये जो पंक्तियाँ हैं, ये 3 ही पंक्तियाँ हैं, ये अगर छोटी भी होगी तो भी इसमें गागर में सागर भरने वाली बात है। इसकी जानकारी मैंने आप लोगों को पहले ही बता दी थी। तो चलो बच्चों, इसके आगे बहुत आसान है, समझने में भी यह हाइकू बहुत आसान होता है। देखिए, अब देखो कौन सी बात है। भीतरी कुंठा, कुंठा यानी कि दुख बच्चों। कुंठा का मतलब क्या है? दुख हमें लेना है। तो कवि यहाँ कहना चाहता है, भीतरी कुंठा आंखों के द्वार से आई बाहर। भीतरी कुंठा, देखो मैं फिर से बता देता हूँ। भीतरी कुंठा, मन के अंदर जो कुंठा दुख है ना, वो आंखों के द्वार से आई बाहर। कितना अच्छा बताया देखो बच्चों। कवि क्या कहना चाहते हैं यहाँ? कुंठा का मतलब घोर निराशा, दुख। ठीक है बच्चों। तो कवि इन 3 पंक्तियों में क्या कहना चाहते हैं? कवि कहना चाहते हैं कि जब नेत्रों से अश्रु बहते हैं तो यह मानना चाहिए कि मन की कुंठा यानी कि मन की जो निराशा है ना, वो आपके आँखों से नयन रूपी द्वार से बाहर आ रही है। कितना अच्छा अर्थ बता दिया है देखो बच्चों। लेखक ने क्या बताया है? जब नेत्रों से आंसू बहते हैं तो हमें ये मानना चाहिए कि मन की जो निराशा है वो आँखों के द्वार से, यानी कि जो अश्रु है ना, वो आँखों के द्वार से, नयन रूपी द्वार से बाहर आ रही है। यही 3 पंक्तियों का अर्थ है। ठीक है बच्चों। तो चलो आगे, इसके आगे का बहुत आसान है। सारे जल से धुल गए विषाद मन पावन। देखो, जब नेत्रों से अश्रु बहते हैं, देखो विषाद का मतलब है दुख। जब नेत्रों से अश्रु बहते हैं तो ये समझना चाहिए कि आंसुओं के खारे जल के साथ मन का संपूर्ण विषाद, या विषाद शब्द महत्वपूर्ण है। संपूर्ण विषाद धुल गया है और मन पहले के जैसा समान पावन हो गया है, पवित्र हो गया है। खारे जल का मतलब क्या है? यहाँ अश्रु लेना है। जब नेत्रों से खारे जल से, लक्षात येते काय? ज्यावेळी डोळ्यातून अश्रू निघतात ना, ते खारे असतात, बरोबर आहे का? तो कवि यहाँ क्या कहना चाहते हैं? तो कवि यहाँ कहना चाहते हैं कि जब नेत्रों से अश्रु बहते हैं तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि आंसुओं के खारे जल से मन का संपूर्ण विषाद अब धुल गया है। ये विषाद धुल जाने के कारण हमारा जो मन है वो पहले के जैसा ही पावन हो गया है,
पवित्र हो गया है। ठीक है, तो चलो आगे। बहुत आसान है बच्चों, कुछ भी कठिन नहीं है। अब आगे देखो, मृत्यु को जीना, जीवन विष पीना है जिजीविषा। जिजीविषा का मतलब है जीवन के प्रति आसक्ति। अब देखो इसका अर्थ क्या होता है। प्रत्येक मनुष्य को मृत्यु को जीना, देखो यहाँ मैं जरा बड़ा कर लेता हूँ ये। अब देखो सही दिख रहा है ना। हाँ, मृत्यु को जीना, जीवन विष पीना। ये जो जीवन है वे विष की भांति है, विष के जैसा पीना, लेकिन फिर भी जीवन के प्रति हमें जिजीविषा है, जीवन के प्रति हमें आसक्ति है। तो कवि क्या कहना चाहते हैं, प्रत्येक मनुष्य को जीवन में अनेक परेशानियां हैं, चिंताएं हैं, और जो उसके वो प्रसंग अच्छे नहीं लगते, यानी कि अप्रिय प्रसंग है, ऐसे में जीवन रूपी संग्राम में हमें डटे रहना, जीवन का विष पीना, यह हमारे जिजीविषा का प्रतीक है, यानी हमारे जीवन के प्रति जो आसक्ति है इसका यह प्रमाण है। फिर से एक बार बता देता हूँ, प्रत्येक मनुष्य के जीवन में अनेक परेशानियां हैं। मृत्यु को जीना, अनेक परेशानियां हैं, चिंताएं हैं, अप्रिय प्रसंग घटते हैं, जो हमें अच्छा नहीं लगता वो भी बातें हो जाती हैं, यानी ये जो जीवन है ये विष की भांति है। लेकिन फिर भी ऐसे जीवन में भी, जीवन रूपी संग्राम में भी हमें डटे रहना, यानी कि वो क्या है, जिजीविषा है, यानी जीवन जीने की जो आसक्ति है वह हम में बरकरार होती है। यह जो जिजीविषा है यह हमारा जीने का एक प्रमाण है। ठीक है बच्चों। तो देखो पिछली बार हमने इसका इन तीनों शब्दों, इन तीन पंक्तियों का अध्ययन किया था। ये मैंने आवृत्ती के रूप में लिया। उजळणी रूपानं म्हणून मी पहिले 3 ओळी घेतल्या। आता ह्या 3 झालेल्या आहेत। आता याच्या पुढचा घटक आपण बघूया। ठीक है, चला देखो अब कवि क्या कहना चाहता है। मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आंखें। देखो कवि क्या कहना चाहता है, मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आंखें। जब आकाश में बादल बहुत घने होते हैं, जब आकाश में बादल बहुत घने होते हैं तभी वर्षा होती है, तभी बारिश होती है ना। उसी प्रकार जब मन की पीड़ा बहुत गहरी हो जाती है ना, तो वह आँखों से आंसुओं के रूप में बरसती है। तो वह आँखों से आंसुओं के रूप में बरसती है। कितना अच्छा अर्थ बता दिया है कवि ने। कवि क्या कहना चाहते हैं, जब आकाश में बादल घने होते हैं तभी बारिश होती है, तभी वर्षा होती है। उसी प्रकार जब तुम्हारे मन की पीड़ा बहुत गहरी होती है, जब तुमको बहुत दुख लगता है, तुम काफ़ी परेशान हो जाते हो, तो वो मन का बादल बनकर आंसुओं के रूप में वो मन भी बरसने लगता है। ठीक है, फिर से एक बार मैं इसका पूरा अर्थ बता देता हूँ, बहुत आसान है, सोपे शब्दात। जब आकाश में बादल बहुत घने होते हैं तब वर्षा होती है, उसी प्रकार मन की पीड़ा जब गहरी होती है तो वह बादल बनकर आंसुओं के रूप में बरसने लगती है। ठीक है बच्चों, तो चलो इसके आगे का देखो। आगे, चलती 7 पटरियां रेल की फिर भी मौन। आपने रेल की पटरियों को देखा है, जो अनंत काल से, जब से उसे बनाया गया है तब से वह एक दूसरे के साथ चलती है। चलती 7 पटरियां रेल की फिर भी मौन। तो कवि यहाँ क्या कहना चाहता है, रेल की पटरियां जब से उसे बनाया गया है तब से वो एक साथ चल रही है, लेकिन फिर भी वह सदा मौन रहती है, एक दूसरे से कभी बात नहीं करती, कभी मिलती नहीं। कवि को क्या कहना होगा इसके इन 3 पंक्तियों में। उन्होंने एक उदाहरण बताया है कि रेल की जो पटरियां होती है ना, वो अनंत काल से साथ रही है, लेकिन
वो कभी एक दूसरे से मिलती नहीं, मौन रहती है, एक दूसरे से कभी बात भी नहीं करती। आसान अर्थ है। अगर आप लोगों को इसका अर्थ बताने के लिए कहेंगे तो अभी जो मैंने बताया वो अर्थ आप लोगों को लिखना है। देखिए, हर 3 पंक्तियों में जीवन के बारे में लिखा है, लेकिन ये पटरियों के बारे में क्या लिखा है कि पटरियाँ, देखो जीवन में मौन का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। जब हमें जीवन में कटु प्रसंग ज़्यादा अनुभव आने लगते हैं तो कभी कभी जीवन में मौन रहना ही बेहतर होता है। तो चलो बच्चों, इसके आगे देखते हैं। इसके आगे कौन से है? सितारे छिपे। बहुत आसान होती आहे हायकू, मुलांनो फार सोपं आहे। कवीनं काय केलेलं आहे, आपल्या जीवनातले प्रसंग जे आहेत हे 3-3 ओळीमध्ये हायकूमध्ये तिने आपल्याला सांगायचा प्रयत्न केलेला आहे। सितारे छिपे बादलों की ओट में सूना आकाश। क्या कहा है? सितारे छिप गए हैं। सितारे आकाश का श्रृंगार है, वे आकाश की शोभा होते हैं। ये जो सितारे होते हैं ना, ये आकाश की शोभा बढ़ाते हैं। जैसे ही सितारे बादलों की ओट में छुप जाते हैं, बादलों की ओट म्हणजे आड़। ओट म्हणजे काय? ओट का मतलब है आड़। जब वह बादलों की ओट में छुप जाते हैं तो सारा आकाश कैसे दिखने लगता है? सूना दिखने लगता है। बहुत ही आसान अर्थ है इसका। फिर से एक बार बता देता हूँ। देखो, कवि कहता है सितारे जो होते हैं ना, ये आकाश का श्रृंगार है, आकाश की शोभा बढ़ा देते हैं। जैसे ही सितारे बादलों की ओट में यानी बादलों के आड़ में छुप जाते हैं तो सारा का सारा जो आकाश होता है वो सूना हो जाता है। ठीक इसी प्रकार बच्चों, कुछ लोग हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। इसका मैं अर्थ बता रहा हूँ, गौर से सुनिएगा। जिस प्रकार सितारे जो होते हैं वो आकाश का श्रृंगार होता है, आकाश की शोभा बढ़ा देते हैं। जैसे ही सितारे बादलों की ओट में यानी बादलों की आड़ में छिप जाते हैं तो सारा आकाश सूना हो जाता है। उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में भी कुछ लोग अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। उनके चले जाने या विमुख हो जाने पर मानो हमारा जीवन निरर्थक हो जाता है। आपल्या पण आयुष्यामध्ये काही माणसं महत्त्वाची असतात, ती निघून गेल्यानंतर किंवा आपल्यापासून दूर झाल्यानंतर आपलं जीवनसुद्धा निरर्थक होऊन जातं, असं या 3 ओळींचा अर्थ आहे। ठीक है, तो चलो बच्चों, इसके आगे 2 ही रह गए हैं। आज इसे ख़त्म ही कर देते हैं, पूरा कर देते हैं। तुमने दिए जिन गीतों का स्वर, तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर। कवि क्या कहते हैं देखो, तुमने दिए जिन गीतों को स्वर वह हुए अमर। कवि के अंदर अनोखा सामर्थ्य है, या कवि के अंदर बहुत सामर्थ्य होता ही है। वो जिन गीतों को स्वर देता है, कवि के अंदर अनोखा सामर्थ्य होता है। वो जिन गीतों को स्वर देते हैं वो सारे स्वर क्या हो जाते हैं? अमर हो जाते हैं। इस प्रकार कवि अपनी रचनाओं के द्वारा परिवर्तन ला सकता है। सोपं आहे मुलांनो, काय अवघड नाही। काय सांगितलेलं आहे? कवीचं महत्त्व सांगितलेलं आहे की कवि के अंदर अनोखा सामर्थ्य होता है। वो जिन गीतों को स्वर देता है वे सारे स्वर अमर हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि कवि जो लिखते हैं ना, जो कविताएं करते हैं, जो रचनाएं करते हैं, वे उन रचनाओं के द्वारा समाज में परिवर्तन ला सकते हैं। इनकी जो रचनाएं होंगी, कृतियाँ होंगी, वो हमेशा से ही समाज में परिवर्तन लाएगी या ला सकती है। ठीक है, अब जो अंतिम जो रह गया है, सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही। कितना अच्छा बताया देखो बच्चों। कवि क्या कहते हैं? सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही। देखो बच्चों, सागर में अथाह जल राशि होती है, परंतु खारा होने के कारण, भरपूर होने के कारण वह जल राशि उसे पीने के योग्य नहीं होती। उसी प्रकार अब यहाँ अर्थ क्या लेना है देखो,
समुद्रामध्ये पाणी भरपूर आहे हो, तरीसुद्धा माशाला ते खारं पाणी उपयोगाचं नाही, ते पिऊ शकत नाही. त्याचप्रमाणे माणसाच्या जीवनामध्ये सुद्धा किती पण मोठा, कितना भी बड़ा धनवान क्यों न हो कोई व्यक्ति, यदि वह किसी जरूरतमंद के काम नहीं आ सकता तो उसका बड़प्पन व्यर्थ है. एखादा माणूस कितीही श्रीमंत असला आणि जर एखाद्या जरूरत ज्या माणसाला आहे, एखाद्या गरजवंताला जर ते उपयोगाला पडू शकत नसेल, तर त्याची श्रीमंती, त्याचा मोठेपणा संपूर्णतः व्यर्थ है. अगर कोई बड़ा आदमी किसी ज़रूरतमंद के काम नहीं आ सकता तो उसका सारा धनवान है ना, वो सारा धनवान, उसका जो बड़प्पन है ना, वो पूरा का पूरा व्यर्थ है. ठीक है बच्चों, अब आप लोगों को पढ़ाई के लिए क्या करना है. आज मैं आप लोगों को कोई भी गृहपाठ नहीं दूंगा. आपको सिर्फ क्या करना है, आज जो हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 ये जो 3 पंक्तियों की 8 पद हमने पढ़े हैं ना, इसका जितना हो सके उतना आपको अर्थ लिखना है, भावार्थ लिखना है. आज गृहपाठ नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ आप लोगों को जितना पढ़ाया है इन हाइकू, ये जो हाइकू है ना, ये जो छोटी छोटी कविताएं हैं ना, इसके आपको अर्थ अपने बहियों में लिखना है. तो ठीक है बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही. इसके आगे की जो तासिका होगी उसमें मैं आप लोगों को व्याकरण के अंतर्गत उपयोजित लेखन पढ़ाने वाला हूँ. तो आप लोगों को फिर से एक बार बता देता हूँ, इसका सिर्फ आप लोगों को अर्थ लिखना है. ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, यहीं पर रुकते हैं. धन्यवाद.